बात करते हैं समाजवाद की, पर माइंड में भरा हुआ है घोर जातिवाद। और वो घोर जातिवाद में भी चुन चुन के उत्तर प्रदेश के अंदर जातियों को आपस में लड़वा के सत्ता में पाना चाहते हैं। वेस्ट बंगाल का चुनाव बहुत अलग पैरामीटर्स पे हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके अंदर आपको पता है किस तरह घुसपैठिए थे, किस तरह बॉर्डर सिक्योरिटी के इशू थे, किस तरह उसके अंदर एक कबाल बैठा हुआ था। उत्तर प्रदेश में वो सारी प्रॉब्लम्स तो है ही हैं, प्लस मोर एंड मोर एंड मोर हैं। और जब भी हम उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करते हैं या पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो उसमें हम बात करते हैं ममता काले जी की, जो एकदम सीधी साफ स्पष्ट बिना लाग लपेट के सीधी बात बोलती हैं, और आप उनको हर टीवी चैनल और उनके अपने यूट्यूब पे भी सुनते रहते हैं। तो मैंने आज उनको इनवाइट किया कि प्लीज समय निकालिए, क्योंकि बहुत बड़ी चीज हुई है। किस तरह ब्राह्मणों को कंपेयर किया जाता है प्रोस्टिट्यूट के साथ, वो मैं आपको क्लिप सुनाऊंगा। और उसके आगे क्या अब यूपी का चुनाव इस क्लिप के साथ शुरू हो गया है। तो ममता जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। पहले मैं क्लिप डाल के फिर आपके इंट्रोडक्टरी कमेंट्स लेता हूं। भला न वैश्या इनमें भला न कोई, और कोई कोई वैश्या तो भली ब्राह्मण भला न कोई। तो कोई ब्राह्मण भला नहीं, और क्या तुलना करते हैं और बाद में किस तरह ठहाके लगाते हैं। ममता जी, अब ये क्या यूपी का चुनाव इस तरह शुरू करेगी समाजवादी पार्टी? ईश्वरन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपने चैनल पर बुलाने के लिए। और एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और अगर आप मुझसे बात करेंगे तो मैं तो खुद ब्राह्मण हूँ, उत्तराखंड में ब्राह्मण कुल की बेटी हूँ, ब्राह्मण कुल की बहू हूँ। और इस प्रकार की बातें राजकुमार भाटी के मुंह से सुनना बहुत दुखदाई है। और ये वो राजकुमार भाटी है जिनके साथ मैंने कई बार टीवी चैनल्स पर डिबेट करी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इनको ये क्या हो गया, इनकी मति इस तरीके से भ्रमित कैसे हो गई है। मतलब राजनीति में और सत्ता की प्राप्ति के लिए ये लोग इस स्तर तक गिर जाएंगे, ये कल्पना नहीं करी थी। क्योंकि ऑफ कैमरा मेरी बहुत बार इनसे बड़ी कॉर्डियल बातचीत होती है। तो मैं तो इनको डेफिनेटली पूछने वाली हूँ कि राजकुमार भाई, आपको हो क्या गया है? आपको ब्राह्मण समाज से क्या परेशानी है? आपका ब्राह्मण समाज ने क्या बिगाड़ा है? और ब्राह्मण समाज के लिए आज तक आपने किया क्या है? और जिस तरीके की तुलना है, जिस प्रकार की शब्दावली है, ये कहते हैं कि ये एक जमाने में पत्रकार थे। मतलब ये कैसे पत्रकार रहे होंगे मुझे नहीं पता। ये राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अखिलेश यादव जी के। पर खैर, जैसी पार्टी वही हाल तो प्रवक्ताओं का होगा, और जैसे मालिक होंगे वैसे चेले भी होंगे। तो अखिलेश यादव जी कोई कम है क्या? जात पात के नाम पर वो नंबर 1 है। पीडीए बना करके उन्होंने क्या किया है? पीडीए उन्होंने इसीलिए बनाया है ना, ताकि वो वहां के चुनावों को प्रभावित कर सके। और अगर आप इनका खुद का हाल देखेंगे तो इनकी पार्टी में खुद का बुरा हाल है। ये वंशवाद परिवारवाद की पार्टी है, जहां देखो परिवार वाले भरे हुए हैं। वैसे आज बड़ी दुख भरी एक खबर आई थी सुबह, जब ये जानकारी हमें पता चली कि इनके जो स्टेप ब्रदर प्रतीक यादव है, उनका देहांत हो गया है। और तब मैंने ट्वीट एक डाला उनके वीडियो के साथ, और उसमें मैंने ईश्वरन जी कुछ चीजें, मतलब मैंने लिखा कि वंशवाद परिवारवाद में जो भी बच्चा पैदा होता है वो भाग्यशाली हो ऐसा नहीं है, कुछ अभागे भी होते हैं प्रतीक जैसे। एंड आई वाज रियली फीलिंग सॉरी फॉर हिम कि वो उसको जो चाहिए था कभी नहीं मिला, उसके परिवार से नहीं मिला। मतलब राजनीतिक हिस्सेदारी, भागीदारी अपने भाई को जिन अखिलेश यादव ने नहीं दी, जिस समाजवादी पार्टी ने नहीं दी, वो ब्राह्मणों को क्या खाक कुछ देंगे? पीडीए बना करके दलित अल्पसंख्यकों को या बाकी किसी और को क्या खाक देंगे? ये लोग कुछ नहीं देंगे। चैरिटी ममता बिगिंस जी, एट जैसे होम, ये आपने बात बात हम शुरू सुनते की, रहे। क्योंकि आपने टीवी डिबेट पे हर बार आते, मैं नोट कर रहा था, उन्होंने किसी ब्राह्मण में कुछ अच्छा नहीं देखा, तब भी आपने राजकुमार भाई करके बात की। तो ये देखिए कि इंस्टिंक्टिव एक अपब्रिंगिंग होती है, संस्कार होते हैं कि कोई व्यक्ति, आपने डायरेक्ट शुरू भी किया कि डायरेक्टली अफेक्ट, मैं तो बोलता हूँ हर व्यक्ति डायरेक्टली अफेक्टेड पार्टी है ऐसी भाषा के अगेंस्ट, बट फिर भी अगर आप डायरेक्टली अफेक्टेड पार्टी अपने को माने, तब भी आपने एक स्पॉन्टेनियस वे में ऐसे बात शुरू करी। और आप कहती हो, और हम सब ने टीवी डिबेट्स में इनके साथ बहुत बारी बैठे हुए हैं, कि ये टीवी पे अलग, बैक रूम में अलग, मंच पे अलग। तो ये मंच पे अलग के पीछे मैं थोड़ा अगर पॉलिटिक्स पे आऊं इससे आगे बढ़ के, तो क्या इनका पॉलिटिकल प्लान है या क्या मैप है कि मंच पे भीड़ के सामने ये बोल के और बाद में ठाके लगा के हंस के, तो इनको लगता है इनकी राजनीति चमकेगी, इनको वोट मिलेगी? क्या प्लानिंग कर रहे हैं ये? थोड़ा उस प्लानिंग पे अगर आप आए तो। हाँ, तो ईश्वरन जी, प्लानिंग इनकी पूरी तरीके से साफ है। देखिए, जहां तक समाजवादी पार्टी है या कांग्रेस पार्टी है या जितने भी ये इंडिया अलायंस के घटक दल हैं, इन्होंने हमेशा डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स करी। इन्होंने जातिवाद पर फोकस किया। इस समय अखिलेश यादव को क्या लग रहा है कि वो केवल और केवल अल्पसंख्यकों के नेता हैं। अल्पसंख्यक जो वोट बैंक है ना, उसके कई माई बाप बन गए हैं।
मतलब ओवैसी साहब को लगता है कि मैं हूं, और अपने राहुल गांधी, अपने नहीं, कांग्रेसियों के राहुल गांधी, अब उनको तो ये लगता है कि मैं अल्पसंख्यकों का नेता हूं। अल्पसंख्यक उनको दुलत्ती मारते रहते हैं, पर वो कह रहे हैं वो सेल्फ प्रोक्लेम्ड नेता है। और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, ममता बनर्जी के बाद अगर अल्पसंख्यकों का कोई नेता है इस देश के अंदर तो वो मैं हूं, और यूपी में सारा वोट मुझे मिलेगा, है ना। तो ये डिवाइड एंड रूल वाली बात है। ब्राह्मण समाज को आप इस तरीके से नीचा दिखा करके कि तुम्हारा वोट परसेंटेज तो 24 है, 25% है, तुम हमें नहीं भी वोट दोगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम बाकी लोगों का कंसोलिडेशन कर लेंगे। लेकिन ये इस गलत फहमी में है कि यदि कोई भी समाज इनसे हट गया तो इनका कभी भला नहीं होने वाला है। और दूसरा, मैं ना एक छोटा सा आंकड़ा आपको बताती हूँ। ये जो पीडीए की बात करते हैं, ये जो कहते हैं कि हम पिछड़े लोगों के लिए हमने पीडीए बनाया है, हमने मुस्लिमों का भला करने के लिए पीडीए बनाया है। जिला अध्यक्ष होते हैं हर पॉलिटिकल पार्टी के, आप जानते हैं। मैं इनके जिला अध्यक्षों का डेटा निकाल करके लेके आई हूँ। जो उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं वो यादव हैं, 22 जिला अध्यक्ष यादव हैं। अन्य पिछड़ा 19 है, मुस्लिम 12 हैं, सामान्य 9 हैं, दलित 4 हैं और अन्य 9 हैं। ये सच्चाई है अखिलेश यादव की, पीडीए बनाने वालों की, ये सच्चाई। और ये इसीलिए करते हैं क्योंकि इन्होंने डिवाइड एंड रूल करना है, जात पात करनी है। जात पात के आधार पर, धर्म के आधार पर ये समाज को बांट देंगे, उसके बाद ये अपना वोट बैंक साधने की कोशिश करेंगे। और टारगेट क्या है, 2027 का चुनाव है। इनको लग रहा है कि 2027 में महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को और डबल इंजन की सरकार मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जो चल रही है विकासवाद की, उसका ये सामना कर लेंगे, उसका ये मुकाबला कर लेंगे। तो ये जो तमाम चीजें की जा रही है उसी लिए की जा रही है। इसीलिए मंच में जनता के सामने ठाके लगा करके बेशर्मी के साथ ब्राह्मण समाज को जो राजकुमार भाई ने टारगेट किया है उसका कारण ही है। और बाय द वे, ये राजकुमार भाटी जी के स्वयं के शब्द नहीं है, मैं नहीं मानती, ये इनको ऊपर से आदेश आता है। इनको बोला जाता है जाओ बेटा जाओ, ये मेरा आदेश है, इस जहर को, इस नफरत को समाज में फैलाओ, क्योंकि हमको लेकर के आना है 2027 में अपना राज। और ये जो आपने लगाया है सरकार, ममता जी एक और एंगल है इसमें, देखिए मंच से अखिलेश यादव, मंच से मीन्स ट्विटर पे ट्वीट करते हैं कि हम परशुराम जयंती की छुट्टी लेके आएंगे, ये हमारा संकल्प है। बंद कमरों में, ये भूल जाते हैं कई बार कि रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया कितनी वायरल होती है, तो बंद कमरों में इसका उल्टा करते हैं। तो यहाँ पे जैसे आपने बोला टीवी पे कुछ और, ग्रीन रूम में कुछ और, एक क्लोज्ड, इनको शायद लगा होगा जी एक क्लोज्ड ऑडियंस है। अब मुझे पता नहीं ऑडियंस में कौन कौन थे, क्योंकि ऑडियंस से भी हंसने की आवाज आ रही है, तो मुझे नहीं पता कि ऑडियंस में कौन कौन लोग थे वहां पे, क्योंकि वो क्लिप में विजिबल नहीं है। बट ये जो चीज करते हैं मंच से कुछ लोगों को भ्रमित करने के लिए कि मैं तो सबके लिए हूं, मैं तो ब्राह्मणों के लिए भी हूं, मैं तो क्षत्रियों के लिए भी हूं, मैं तो ओबीसी के लिए भी हूं, मैं तो अति पिछड़ा के लिए भी हूं। जबकि सबसे ज्यादा लड़ाई जब बहन मायावती जी अपनी पार्टी की शुरुआत की थी, सबसे ज्यादा लड़ाई किन के बीच में थी, मायावती जी और मुलायम सिंह यादव जी के बीच में। अब मैं उनका भी नेतृत्व कर रहा हूं, तो मंच से कुछ और बोलना, बंद कमरों में कोर टीम में कुछ और बोलना, पर ये जनता में काफी हद तक की चीजें एक्सपोज भी हो ही रही हैं आजकल विद द एज ऑफ सोशल मीडिया। बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। अभी आपने जो परशुराम जयंती वाला ट्वीट दिखाया था, ये मतलब इन लोगों को ना मैं गिरगिट महासभा के अध्यक्ष बुलाती हूँ, जेन्युइनली स्पीकिंग, क्योंकि ये लोग रंग बदलना ऐसे जानते हैं कि पल में तोला पल में माशा हो जाते हैं इश्करन जी। ये मतलब गिरगिट समाज इन लोगों से परेशान है कि अरविंद केजरीवाल, ये अखिलेश यादव जी जैसे जो लोग हैं, ये आए कहां से हैं कि हमारे को भी इन्होंने कंपटीशन दे रखा है। अब आप देखिए ना कैसे परशुराम जयंती मनाएंगे हम, लेकिन भेज दिया अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता को कि जाओ तुम ये जहर घोलो। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको एक और चीज याद दिलाती हूँ, ट्वीट की आपने बात करी है, कुछ समय पहले इन्होंने हनुमान चालीसा की कुछ चौपाई भी ट्वीट करी थी, है ना। हनुमान चालीसा की चौपाई ये ट्वीट कर रहे थे, कह रहे थे कि नहीं नहीं, हिंदू और जो समाज है सनातन है वो मेरा है। और मुझे इतनी उस दिन हंसी आई, मैंने कहा अखिलेश जी आपसे बड़ा दोगला राजनीति में मैंने नहीं देखा। और जिम्मेदारी के साथ बोल रही हूँ इश्करन जी, ये बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रही हूँ। मतलब आज खुद को सनातनी कौन बोल रहा है? मिस्टर अखिलेश यादव, कार सेवकों पर गोली चलाने वाले लोग, जिन्होंने राम लला जी को टेंट में रहने के लिए मजबूर कर दिया, जिन्होंने जब फाइनली 500 वर्षों के बाद इस देश के अंदर प्रभु श्री राम जी का मंदिर अयोध्या में बना और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, तो उस कार्यक्रम का बहिष्कार करने वाले हनुमान जी, जो राम जी के अनन्य भक्त थे, जो कहते हैं कि भैया अगर तुम्हें मतलब पवन पुत्र हनुमान जी की जय बोलनी है तो उससे पहले सियापति रामचंद्र जी की जय बोलो,
उन हनुमान जी की तुम चौपाइयां लिख करके अपने आप को सनातनी घोषित कर रहे हो, और रामलला जी का तुमने अपमान किया, कार सेवकों पर तुमने गोलियां चलाई हैं, हिंदुओं का तुमने अपमान किया है? एक एक महामंडलेश्वर जी हैं जिनके जिनके लिए आजकल ये बड़े चिंतित रहते हैं, जिनके बारे में कहते हैं कि साधु संतों का, भगवा का अपमान हो रहा है। उन्हीं उन्हीं साधु संत महाराज जी का इन्होंने प्रयागराज के अंदर डंडे मार मार के बुरा हाल किया था, उनको जेल के अंदर डाल करके बंद कर दिया था। अखिलेश यादव उस समय मुख्यमंत्री थे, ईश्वरन जी, जेल के अंदर बंद कर दिया, ऐसी ऐसी धाराएं लगाई कि बोला तुमको हम छोड़ेंगे नहीं। और उनके सारे जो सारे के सारे केसेस थे वो महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी ने हटाए। तो मतलब ये लोग कैसे छदमी चुनावी हिंदू हैं, ये सब जानते हैं। जैसे आपने बोला कि आज का जमाना है, वो जमाना लद गया जब सोशल मीडिया नहीं था, जब लोग बहुत प्रो नहीं थे, जब हर एक के हाथ में ऐसे फोन नहीं थे। अब सबको सब कुछ पता है, तुम कितनी भी लीपापोती करो, तुम कितनी भी नौटंकी करो, तुम कितना भी झूठ बोलने की कोशिश करो, साफ दूध का दूध पानी का पानी होकर के रहेगा। आप एंटी सनातन थे, हो और रहोगे, मुझे ये बोलने में कोई कोताही नहीं है ना। आपने इस समाज को डिवाइड करके रखा है, हिंदुओं को ये डिवाइड, ये जो ब्राह्मण वाला इनका जो बयान था, अगेन हिंदुओं को डिवाइड करने का कि भाई तुम हिंदुओं के अंदर ब्राह्मण बड़ा उच्च कोटि है, ब्राह्मण ऊपर है, फिर राजपूत है, फिर दलित है, तुम सब अलग हो, तुम्हारी चिंता फला पॉलिटिकल पार्टी नहीं करती, हम करते हैं, इसलिए हमने पीडीए बनाया, इसलिए हम दलितों की चिंता करते हैं। अरे दलितों की चिंता करते हो और 22 जिला अध्यक्ष यादव बनाते हो, और दलितों के बनाओगे तुम 4-6, ये सच्चाई है तुम्हारी? कितने मक्कार किस्म के लोग हो। लेकिन ये भूल गए कि अभी वेस्ट बंगाल में जो हुआ, जो इतना भयंकर प्रचंड रिजल्ट आया, 207 सीट देकर पहली बार वहां पर कमल खिला, वो इसीलिए कि ये जो सनातन 5 उंगलियां थी ना, ये मुट्ठी बन गई, ये ताकत हो गई। और इनको ये पता होना चाहिए कि सनातन एक है, हम बटे हुए नहीं। और मैं अपने सनातनी भाई बहनों से, आपका चैनल बहुत प्रसिद्ध है, तमाम लोग देखते हैं, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहती हूँ कि भाई ऐसे लोग, राजकुमार भाटी जी जैसे, अखिलेश यादव जी जैसे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन जी जैसे जो लोग हैं ना, तमाम लोग जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स करते हैं, जिनका विकास से कोई लेना देना नहीं, जनता से कोई लेना देना नहीं है, उन लोगों की इस घटिया राजनीति में आप मत पड़िए। जब हम डिवाइडेड रहते हैं तो टूटना आसान रहता है। कहते हैं ना कि 5 उंगलियां अलग अलग हैं तो उनको तोड़ना बड़ा आसान है, मुट्ठी बन के तो कोई नहीं तोड़ सकता। हम कोई ब्राह्मण, राजपूत, दलित, हम कुछ नहीं है, हम एक हैं, हम सिर्फ हिंदू हैं, हम सिर्फ सनातनी हैं, और हमारी ताकत ऐसे होनी चाहिए। और हमारे साथ अगर कोई चीज जुड़नी चाहिए, वो राष्ट्रवाद जुड़नी चाहिए। ममता जी, पर मैं थोड़ा पॉलिटिकल एनालिसिस पे आऊंगा, क्योंकि ये एक जरूरी चीज थी, आज ही हुई तो हमें कवर भी करनी थी कि जो अब चुनाव जब उत्तर प्रदेश का शुरू हो गया तो 2 चीजें सामने आई। एक कि एकदम से आईपैक को अखिलेश यादव बोलते हैं मेरे पास पैसे नहीं है। मुलायम सिंह यादव के बेटे के पास पैसे ना हो, जो खुद मुख्यमंत्री रहे हों, तो पता नहीं जनता उसको कितनी गंभीरता से लेती है कि अगर इनके पास पैसे नहीं है तो भैया इनके पास पैसे हैं। बट दूसरा कि आईपैक को क्यों निकाला गया, क्या चल रहा है अंदर में। दूसरा कि 2024 में तो एक बड़ी जीत हुई थी, सब स्टंड हुए थे उत्तर प्रदेश में जिस तरह किया था, और उससे इनके कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा। उसके बाद ये हरियाणा, महाराष्ट्र, वो सब क्लियर भी हुआ कि वो एक जो भय की आपकी पॉलिटिक्स थी वो चल गई कि भैया संविधान बदला, वो भय की पॉलिटिक्स चल गई आपकी और आपको कुछ वोट मिल गया। पर बार बार वो चलती नहीं है, या वो चलती है। आप आज की डेट में जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसका कैसे असेसमेंट करें? पहले तो आईपैक पे आइए, अब चुनाव कौन लड़वा रहे हैं, इनका खुद ही लड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस पर क्या चल रहा है? एक्चुअली क्या हो गया ना, इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई वेस्ट बंगाल का चुनाव देख के। इश्करण जी, इन्होंने सपने में नहीं सोचा था कि ममता दीदी की इतनी बुरी हालत हुई। दीदी की छीछा लेदर हो गई है ना। दीदी की जब बुरी हालत हो गई तो दीदी के 2 प्यारे भाई हैं, एक अरविंद केजरीवाल और दूसरे अखिलेश यादव। ये उनके प्यारे हैं, लेफ्ट एंड राइट। तो अखिलेश यादव, आई डोंट थिंक सो कि अखिलेश यादव वहां पर गए थे चुनाव प्रचार करने के लिए, नहीं ना। हाँ, तो केजरीवाल जी पनौती साबित हो गया उनके लिए। वो सिर्फ हारने के बाद गए, ये भी अलग स्ट्रेटेजी है, सिर्फ हारने के बाद गए। मुझे तो हंसी आ रही थी, मैंने कहा इसलिए तो नहीं गए कि पूछने के भैया आईपैक पे रेड पड़ी है, ये रेड पड़ी है, अब जब ईडी सीबीआई जांच में आएगी तो क्या क्या निकलेगा, क्या नहीं निकलेगा, वो भी तो एक टेंशन है ना। पहले तो आप सत्ता में थे, अब आप सत्ता में नहीं है तो वहां पे पता नहीं कहाँ से लिंक निकलेगा। जैसे वो जो पीए के मर्डर का लिंक निकल रहा, किस तरह पहुंचता हुआ, तो क्योंकि बहुत क्लोज सांठगांठ रही है ममता बनर्जी और अखिलेश यादव के बीच में। नहीं, देखिए इन सब लोगों का ये जो आईपैक है उसके साथ सांठगांठ थी, मतलब वो इनकी पॉलिटिकल एजेंसी थी। तो ये सारे के सारों को लग रहा था कि हमको जिताएंगे। अब मैं
जैसे ही चुनाव हारे अखिलेश यादव को डर लगा, क्योंकि अब छापे पड़ गए, सारे का सारा जो डेटा है वो ईडी के पास पहुंच गया है। तो अखिलेश यादव पक्का ये भी पूछने गए होंगे ममता बनर्जी से कि दीदी मेरा वाला भी डेटा उठाया था कि नहीं उठाया था, कि अपना अपना उठा के निकल गई हो, पता लगे कि मेरा भी है। कोई भरोसा नहीं है। देखिए, कोयले घोटाले का 50 करोड़ रुपया जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, ईडी का ये कहना है वो आईपैक में पार्क्ड थी। अब इन तमाम लोगों ने जिन्होंने हायर किया था आईपैक को, किस किस का भ्रष्टाचार का पैसा फेयर एंड लवली वाला काम करते हुए काले से सफेद आईपैक कर रही थी, प्रतीक जैन कर रहा था, ये तो यही लोग जाने। और जिस तरीके से हटाया गया है, अगर प्योरली अखिलेश यादव के लिए भी आईपैक इलेक्शंस मैनेज कर रही होती तो क्यों हटाती? किस बात का डर होता? नहीं हटाती ना भाई। तुम्हारे पास तुम्हारी कोई थर्ड पार्टी है, एजेंसी जो आपका चुनाव मैनेज कर रही है, उसके पास आपका पॉलिटिकल डेटा होगा। पॉलिटिकल डेटा क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा जातिगत समीकरण निकाल के लाएंगे, ज्यादा से ज्यादा आपके कैंडिडेट है ना, कि भाई कौन से जिले में कौन सी विधानसभा में कौन तुम्हारे 4 कैंडिडेट है, कौन जीत रहा है, कौन नंबर 1, कौन नंबर 2, कौन नंबर 3, बीजेपी को कितना वोट परसेंटेज मिल रहा है, कांग्रेस को कितना मिल रहा है, बसपा को कितना मिल रहा है, सपा को कितना मिल रहा है, यही तो करेगी ना। अब ये अगर किसी के पास चली भी जाए, एजेंसी के पास, तो डर किस बात का? और दूसरी बात, ईडी ये डेटा लेके क्या करेगी? ईडी कोई पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी ना है कि चुनाव लड़ेगी। तो कुछ तो गड़बड़ है, दया वाली बात नहीं है, यहाँ सब कुछ गड़बड़ है। तो एक डर उनके मन में है, 100% है। तो आईपैक को हटाना, मुझे भी मतलब उस दिन हंसी भी आई थी, आश्चर्य तो नहीं हुआ, हंसी आई थी, क्योंकि अब अखिलेश यादव से भी ये पूछना चाहिए कि दादा ये तो बता दो कि आईपैक के पास तुम्हारा वाला कौन सा डेटा था? ममता बनर्जी का तो कोयले घोटाले का था। अब इनका जो डेटा रहा होगा वो कहाँ है, कैसे है, भगवान जाने। इनको ये लग रहा होगा कि भाई ऐसा ना हो कि मेरा डेटा निकले, उसके बाद मैं मुसीबत में फंसूं। ये सारी उनकी अपनी मतलब जो भी इंटरनल अभी पॉलिटिक्स चल रही है वो चल रही है। लेकिन ये आप मान लीजिए कि 2027 में, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रही हूँ, 2027 में समाजवादी पार्टी चुनाव वहां हार रही है। अब ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बोल रही हूँ, वैसे इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, मुझे आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट ट्वीट। जिस दिन सेकंड फेज का इलेक्शन हुआ था वेस्ट बंगाल में, उस दिन पूरा जब खत्म हो गया, उसके बाद मैंने सारी मतलब सब कुछ चेक करके, ग्राउंड पे जो लोग थे उनसे बात करके, अपने लोगों से बात करके, रात को 11:05 पे एक ट्वीट किया। उसमें मैंने लिखा 170+ बीजेपी को मिलेगी और ममता बनर्जी भवानीपुर हार रही है। तो उसके बाद मुझे खूब गंदी गंदी गालियां, ईमेल्स भी आए बहुत गंदे गंदे। तो मतलब और आपको पता ही है कैसे होता है, तू यहाँ मत आना कोलकाता 4 तारीख के बाद, है ना, ऐसी ऐसी चीजें। और वहां की धमकी का एक डिफरेंट चीज ये भी है कि वहां पे पोस्ट पोल वायलेंस जो 21 में हुई थी, तो इट इज नॉट कोई रैंडम लोग कर रहे हैं। अब जो टीएमसी के डरे डरे भाग रहे हैं, अपने अकाउंट्स डीएक्टिवेट कर रहे हैं, वो सोचते थे वो सत्ता में सारी उम्र के लिए रहने आए हैं। किस तरह वो डॉक्यूमेंटेड, हमारे पे कोर्ट में केसेस आए हैं, किस तरह डॉक्यूमेंटेड चीजें हैं जो कोर्ट में लोगों ने एविडेंस के साथ पेश की है कि महिलाओं को किस तरह उठा के ले गए थे, किस तरह हस्बैंड्स को बोला गया कि तुम्हारी वाइफ्स के साथ, घर की औरतों के साथ क्या करेंगे, किस तरह बोला गया कि भैया वाइफ को के सफेद साड़ी बेच के तुम्हें भैया विधवा बना दे, वो सब कुछ डॉक्यूमेंटेड। तो वहां से जब आ रही थी उस समय धमकियां, वो टाइम बहुत ही, और ये प्लान्ड इंटिमिडेशन होती है ऐसी सरकारों की। एग्जैक्टली। तो मेल्स पे मेल्स आने लग गई। इनफैक्ट उस दिन मैं एक न्यूज चैनल पे थी, तो जब अच्छा चल रहा था रिजल्ट 2-2:30 बजे, तो मैंने अपना वो ट्वीट दिखाया, एक बार दिखाया, 2 बार दिखाया। तो बाकी जो लोग, उस समय ममता बनर्जी 13,000 से भवानीपुर में आगे चल रही थी। तो एंकर महोदय ने भी बोला कि ममता जी आपकी ये जो आधी प्रिडिक्शन सही हो गई, आधी आपकी फेल हो जाएगी। मैंने कहा अभी दिल्ली दूर है, रुकिए आप। उसके बाद शाम को फिर जब वो 300 कुछ से पिछड़ने लग गई, तो मैं बड़ी खुश हुई, मैं चैनल में ही थी, मैंने कहा भाई पीछे हो गई। कहते ममता जी 300 क्या होता है? मैंने कहा हारेगी। तो वो हार गई। तो मैं ये क्यों यहाँ पर बोल रही हूँ कि वो भी जो मैंने बोला था बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोला था, क्योंकि एक्स पर लिख करके उसको डाल देना, आप तभी डालोगे ना जब आप श्योर हो, जब आपने कुछ समझा है। तो उनका सब कुछ समझ के मैंने डाला था, और सब कुछ समझने के बाद मैं बोल रही हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रही हूँ, जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हो जाएगा, जब आप उसके बाद बैठेंगे, तो तब हम लोग साथ में बैठेंगे, और तब आप मेरा ये वाला क्लिप जरूर निकाल के चलाइएगा, है ना, अपनी टीम को बोलिएगा कर लो सारे के ये है। पर इसके पीछे जो ये चीजें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनौतियां कुछ डिफरेंट हैं। एक तो 10 साल की सरकार है, तो उसके बाद कई बार लोग कहते हैं प्रो इनकम्बेंसी है, कई लोग कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी है, कई लोग कहते हैं 24 में वो जो प्रेशर कुकर रिलीज हो गया, कई लोग कहते हैं 24 में एक भ्रम चल गया। तो बहुत फैक्टर्स है। पर 24 का अगर हम आंकड़ों पे जाएं, वहां पे समाजवादी और कांग्रेस के गठबंधन की जीत हुई। तो पहले क्या आप गठबंधन देख रही हैं समाजवादी कांग्रेस के बीच में? रो पिट के एंड में हो जाएगा,
या उसमें कुछ प्रॉब्लम्स दिख रही हैं? देखिए, मैं आपको बताती हूँ, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का 2017 में गठबंधन था। गठबंधन में इन्होंने लड़ा था। कांग्रेस पार्टी की कितनी बुरी हालत हुई थी, उनको 6.25% वोट मिला था। अब कांग्रेस पार्टी का जहां तक सवाल है, 1985 के बाद से लेकर के इनकी हालत खराब होती चली जा रही है। ये डिक्लाइन हो रहे हैं। उसके बाद से ये आज तक 50 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए। लड़की हूं, लड़ सकती हूँ, दो सीटें ऐसी तैसी हो गई है ना। और ये जो इंडी अलायंस है ना, इसको तो मैं यही बोलती हूँ कि मतलब वो है ना भानुमति का कुनबा, वो इन्होंने जोड़ के रखा हुआ है। ये एक नहीं हो सकते, किसी भी कीमत पे ये एक नहीं हो सकते हैं। जैसे ममता बनर्जी ने कांग्रेस को निकाल करके बाहर फेंका, वैसे ही अखिलेश यादव फेंकेंगे। हमने बिहार के अंदर देखा इश्करत जी क्या हालत हुई, कितना झगड़ा हुआ, लास्ट मिनट तक इनकी वो सीट शेयरिंग के ऊपर तमाशा चलता रहा। तो आई डोंट सी देम फाइटिंग टुगेदर। मेरे को नहीं लगता, बिकॉज अभी अखिलेश यादव ओवर कॉन्फिडेंस में हैं, बिल्कुल जैसे ममता बनर्जी। बंगाल के बाद भी अब तो मुझे लगता है झटके पड़ गए होंगे बंगाल के बाद कि भैया आप जो ये सोच रहे थे वैसी स्थिति नहीं है। बंगाल में तो झटका पड़ा होगा, या आपको लग रहा है अभी भी उसी अपने बबल में है? ये किस गलतफहमी में जो आपने अभी विषय उठाया, ये इस गलतफहमी में है कि ममता बनर्जी के खिलाफ 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, इसलिए ममता बनर्जी हार गई, है ना। इनको ये लग रहा है कि यहां पर तो भाजपा की सरकार है, हमारे पास बहुत कुछ है बोलने के लिए। लेकिन वही मैं कह रही हूं, इसलिए इनका जो ये ओवर कॉन्फिडेंस है, ये इनको लेकर के डूबेगा, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, प्रो इनकम्बेंसी है। और मैं बहुत यूपी घूम रही हूँ, बहुत यूपी घूमती हूँ, बहुत लोगों से मिलती हूँ, रिमोटेस्ट ऑफ एरियाज में जाती हूँ। इश्करन जी, आप भी जाते हैं, आप लॉयर हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, आपका देश के हर व्यक्ति से पाला पड़ता है ना। आप बहुत बात करते हैं, तो आप भी जानते हैं, आपके पास लोग आते हैं, हमसे ज्यादा लोग आते हैं, और आपको भी लोग बताते हैं कि क्या कहानी है। तो रिमोटेस्ट ऑफ विलेजेस में आज सारी सुविधाएं हैं, छोटे छोटे गांव के बीच में से आप जाएंगे, पक्की सड़कें हैं, लोग खुश हैं। एंड व्हाट आई डू इज माय स्टाइल ऑफ वर्क इज कि मैं कहीं पर भी अपनी गाड़ी रोक देती हूँ और मैं बस बैठ जाती हूँ, एंड आई स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल। मैं लोगों से बात करने लग जाती हूँ, जनरली बात करने लग जाती हूँ। इनफैक्ट लोग मुझे बोलते हैं, मैडम आप पत्रकार हैं क्या? कई लोग पहचान भी जाते हैं। तो फिर मैं उनसे बात करती हूँ कि नहीं, आप बताओ मुझे क्या है सीन। तो कोई नहीं, योगी जी से और मोदी जी से लोग बहुत खुश हैं। और सबसे बड़ी फोर्स विच इज बिहाइंड देम इज विमेन फोर्स। आई एम टेलिंग यू, मातृशक्ति ने बंगाल में भी एक मुश्त होकर के मोदी जी पर और बीजेपी के ऊपर भरोसा रख के वोट दिया है। और यहां पर भी मोदी जी और योगी जी के साथ मातृशक्ति है। किसी भी महिला से आप चले जाए, मैं 2 प्रदेशों का तो बोल सकती हूँ जिम्मेदारी से, यूपी और उत्तराखंड, है ना। वहां पर आप किसी भी महिला से पूछेंगे, आप 18 साल की या 95 साल की, उनके नाम मुंह में एक ही नाम है, मोदी। मोदी को वोट देंगे, सीरियसली स्पीकिंग। तो ये जो फिनोमिना है, इसको अखिलेश यादव नहीं बदल सकते, किसी भी कीमत में नहीं बदल सकते। और इनके ऊपर देखिए, माफियागिरी का, रंगबाजी का, रंगदारी का जो टैग है ना, वो बहुत भयंकर है। और लोग कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर इतनी अच्छी सिचुएशन में है, इतनी अच्छी स्थिति में आज, हम नहीं चाहते कि फिर से वो अंसारी वाला, वो आजम वाला जो माहौल, जो एरा है, वो वापस आए। और बाकी जो बची कुची कसर थी ना इश्करन जी, वो धुरंधर 2 ने पूरी कर दी। वो आजम नहीं, genuinely I am telling you, उसने भी पूरी कर दी कि these are their true colors। तो ये सच बात है। चुनौतियां भी क्या आता है, कई बार ना इवेंट्स हो जाते हैं ऐसे, जैसे अब ये स्ट्रेट ऑफ हर्मोज का इवेंट है, उसके बाद अभी तो नहीं बढ़ा खैर तेल का रेट, बट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इनएविटेबल चीज है। तो वो होएगा, फिर उससे हर चीज का प्राइस बढ़ेगा, फिर इन्फ्लेशन आएगी। तो कई बारी, जैसे एक ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है, बहुत फेमसली कहता था वो, कि आप किस बात की चिंता करते हैं? वो कहता, चिंता मैं इस बात की करता हूँ, इवेंट्स, क्योंकि इवेंट्स आपके हाथ में नहीं होते। अब महंगाई को सोचा आपके हाथ में नहीं है, पर वो गुस्सा कहाँ फूटता है। तो अभी बहुत चीजें हैं जो आने वाले दिनों में हमें देखनी पड़ेगी कि किस तरह सरकार उसको काउंटर करती है, असॉज करती है। क्योंकि बिना इवेंट्स के तो मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ आराम से जीत रहे हैं, इवेंट्स के बिना कुछ अप्रत्याशित ना हो जाए। बट वर्ल्ड में अप्रत्याशित हो रहा है, तो उसका क्या जमीन पे असर पड़ता है? जैसे पिछली बारी संविधान बदलेगा, क्या असर पड़ता है? तो जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा, वो चीजें शुरू होंगी, और उसको डिस्कस करने के लिए आपसे बार बार समय मांगते रहेंगे। क्योंकि जैसे आपने कहा, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड दोनों पे आपके वर्ड्स की क्लिप बनाई जाएगी, और आप पूरा वहां पे डिटेल जमीन जाके भी देखती हैं, अपने चैनल पे भी बोलती हैं। तो वहां से क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं, क्या क्या चेंजेस हो रही हैं, थोड़ी फ्रीक्वेंटली हम इस पे डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड कवरिंग ऑल दिस। थैंक यू।